So, hi, hello everyone, namaste. I welcome to all of you in this channel. So, in this video, we are going to start the S block elements class 11th chapter number 10th S block elements S block के तत्व. So, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं सबसे पहले बेसिक सी चीज़ है कि व्हाट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक के तत्व है क्या. तो देखो ध्यान से डेफिनेशन लिखी है मैंने, बहुत आसान से, ये डेफिनेशन कई काम में नहीं आएगी, फिर भी देख लेते हैं कि द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल. इतनी इंग्लिश आती है बच्चों बस मुझे. तो अब आगे देखो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश या एस कक्षक में भरा जाता है. एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल जो है ना बच्चों ऐसा होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम मैक्सिमम इस तरीके से. तो वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल या एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स. ठीक है, यही लिखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल या एस उपकोश बोल लो, कक्षक बोल लो, जो भी है, जहां हम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में भरते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स. अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, एस ब्लॉक एस के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2. कैसे, एन S1 एन S2, ये 2 ही फिल कर सकते हैं हम मैक्सिमम एस के अंदर ऑर्बिटल. दैट्स वाई जो एस ब्लॉक है बच्चों, उसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं. कौन कौन से 2 ग्रुप आते हैं. फर्स्ट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं. फर्स्ट ए ग्रुप एल्काइली मेटल्स या फिर क्षारीय धातुएं. सेकंड जो है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं जिसको हम बोलते हैं, ये है हमारा बच्चों सेकंड ए ग्रुप. अभी इनके ग्रुप के नाम भी हम याद करेंगे, बहुत आसान तरीका है. ठीक है, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करा जाएगा बच्चों, NS1 में. इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करा जाएगा, NS2 में. ठीक है, अब NS1 N क्या है बच्चों, यहाँ पे पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आवर्त. ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं हम इनको क्या बोलते हैं हम, सेकंड ए ग्रुप. दैट्स वाई इनका लास्ट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 2. इसके आगे जो है नोबल गैसेस आ जाएगी, इसके आगे जो है नोबल गैसेस आ जाएगी, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखेंगे, वहां इनकी बात कर लेंगे. इज दैट क्लियर बच्चों, ओके. नाउ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्षारीय धातुएं होती क्या है, अल्काइली मेटल्स होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, वो फर्स्ट ए ग्रुप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. कौन कौन आता है बच्चों इसमें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और कौन आता है बच्चों, फ्रेंशियम. ये तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप है. इनको हम क्षारीय धातु है या अल्काइली मेटल्स बोलते हैं. और ऐसा क्यों, इनका नाम ये अल्काइली मेटल्स क्यों रखा गया है, क्योंकि ये वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाती है और उनके साथ में ये क्या बनाती है बच्चों, बेस बनाती है. दैट्स वाई हम इनको जो है अल्काइली मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट ए ग्रुप है, हम इसको कैसे याद रखेंगे, याद करने की ट्रिक बहुत आसान है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. कैसे याद रखना है, ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, है ली ना की रब से फरियाद. दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. इसके बाद देखो जो सेकंड ए ग्रुप है हमारा, सेकंड ए ग्रुप जो है, इसमें सेकंड ए ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु है. अल्कालाइन वही रीजन है क्यों, वो ये भी डिसॉल्व हो जाती है वाटर के साथ में, और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, ये बेस. ठीक है, और जो अर्थ मेटल्स है, अर्थ मेटल्स क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर पाई जाती है. ठीक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ऐसा याद रखना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, इनसे तो मैंने तुम्हारी मुलाकात करवा दी है. अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना, जो इनमें भी एक है ना, क्या बोलते हैं, दगाबाज इंसान है. दगाबाज इंसान कौन है, ध्यान से देखना, दगाबाज इंसान कौन है, हीलियम. रेड पेन से लिख रहा हूं, हीलियम कितने पर आता है बच्चों, 2 पर आता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे लिखते हैं 1s2, राइट, 1s2. 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर दिए मैंने. अब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ है, एस ऑर्बिटल में. दैट मीन्स ये किसका होना चाहिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कौन से ब्लॉक में आना चाहिए, एस ब्लॉक में. और एस ब्लॉक में तो ये 2 ही आते हैं बस, तो इसमें तो हीलियम है नहीं. एक्चुअल में हीलियम जो है वो 18वें वगैरह 18 ग्रुप के अंदर आता है, नोबल गैसेस में. अब रीजन क्या है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में तो फिल किया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी नोबल गैसेस से मैच करती है. इसके जितने भी गुणधर्म है बच्चों, वो सारे किससे मैच करते हैं, अक्रिय गैसों से. सो दैट्स वाई इसको जो हेनरी मोले ने उनको वहां रखा.
ठीक है, ताकि एक ही ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाए, दैट्स वाई इसको वहां रखा, बल्कि ये होना एस ब्लॉक का चाहिए था। दैट मीन्स ये एक बच्चों तुम्हारा एक्सेप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हीलियम एस ब्लॉक, हीलियम जो है उसका बाह्यतम कक्ष में एस इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं, लेकिन इसको हम एस ब्लॉक में नहीं आता, इसको हम उस ग्रुप में रखते हैं। रीजन, प्रॉपर्टीज जो है नोबल गैसेस से मैच करती है। कैसे बेटा, हीलियम जो है, हीलियम, मेरा हीलियम, ये है बच्चों तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम? 2, ऐसा बस। और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, नॉन रिएक्टिव गैस हो गई, किसी से रिएक्ट नहीं करने वाली है। दैट्स वाई नॉन रिएक्टिव गैसेस नोबल गैसेस में हम इनको रखते हैं। ये तो हमारी सारी यहाँ तक की कहानी हुई बच्चों। अब जो है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम इनको पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म। हाँ, इतना सही चैप्टर है ये। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एल्काइली मेटल्स या क्षारीय धातु स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखना ये एल्काइली मेटल्स जो है ये कैसे क्या होने वाली है, क्या क्या चीजें हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, पता है ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर और छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तुर 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 है ना, ऐसा। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। इज दैट क्लियर? यस सर। क्षारीय धातुएं, या फिर हम इनको और क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइली मेटल्स। हाँ सर, एल्काइली मेटल्स। ओके, इसमें कौन कौन आता है देखो बच्चों, अभी बता चुका हूं मैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है। अब हम सबसे पहली चीज जो सीखने जा रहे हैं ना बच्चों जीवन में, याद रखना, पहली चीज हम कौन सी सीखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, ईसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तुमको पता ही है सबको, माशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली चीज ये सीखने जा रहे हैं। तो देखो, जो ये फर्स्ट ए ग्रुप है, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है बच्चों यहां पे तो हम लिखेंगे तुम्हारा ग्रुप 18, ग्रुप 18, और साथ में फिर हम उसके लिखेंगे NS1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा तमीज से बना देते हैं, इसकी बदतमीजी ना करें हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। ठीक है, ग्रुप 18, फिर NS1, और N क्या है बच्चों यहां पे? नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या। ओके, ठीक है, ये ऐसा इसमें तुमको काम करने का NS1। अब देखो जरा ध्यान से, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर तो आना चाहिए ना भाई। एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो कैसे करोगे? वो नहीं सुना तुमने? हाँ मेरी जान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए ना मेरा भाई, है ना? तो एटॉमिक नंबर निकालना सीख लेते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए मैजिक नंबर हमको पता होना चाहिए। मैजिक नंबर क्या है देखो, सबसे पहले ये तुमको पता है कितने पर आता है? 1 पर। ये कितने पर आता है? 3 पर। ये कितने पर आता है? 11 पर। ये कितने पर आता है? 19 पर। सही है। तो क्या करा हमने, इसके अंदर 8 जोड़ा था मैजिक नंबर से, इसमें भी हमने मैजिक नंबर से 8 जोड़ा था। अब इसमें मैजिक नंबर से हम 18 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 37 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें 18 जोड़ दो, फिर इसमें 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 55। फिर इसमें तुम 32 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 87। सही तो है ना सर? 5 और 8 सही है, 87। ऐसा ये मैजिक नंबर होते हैं, तुमको पता है ना? 8, 18, 18, 32, 32 ये मैजिक नंबर है तुम्हारे। और इससे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इनका एटॉमिक नंबर निकाल लिया। एटॉमिक नंबर निकाल लिया, अब एटॉमिक नंबर से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, हाइड्रोजन को तुम क्या लिखोगे? 1s1। लिथियम को क्या लिखेंगे? लिथियम 3 पर आता है तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s1। अब चेक करो तुम, ये जो आवर्त, ये जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? पहला पीरियड है। इस पेन से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोले तो इस मार्कर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या लिखे हैं बच्चों मैंने यहाँ पे? ये इनके आवर्त है,
पीरियड से ना, ठीक है। तो अब NS1 से मैच कर रहा है क्या, देखो N मतलब पहला पीरियड 1s1, सेकेंड पीरियड में 2s1, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, ऐसा, हीलियम 2s1। ये क्या कर दिया सर, बेटा 1s2 इतना मैच कर रहा है किससे, हीलियम से, और हीलियम से मैच कर रहा है तो ये क्या लिख देंगे हम, 2s1 बाद में। तो ये हो गया ना ग्रुप 18, फिर उसके बाद में 2s1। इसको क्या लिखेंगे बताओ, हीलियम के बाद में अब मैं पूरा इतना 11 लिखूं या फिर ऐसे लिख सकता हूं, हीलियम के नीचे कौन आता है, नियोन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3s1। कैसे, सोडियम 11 पर आता है, 10 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए बच्चों, नियोन के, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, 3s1। नियोन के बाद कौन आएगा, ऑर्गन, 4s1, क्रिप्टोन 5s1, जिनोन 6s1, रेडोन 7s1। चेक कर लो ना यार बच्चों, 19 में से 18 यहां बढ़ दिए, 36 यहां बढ़ दिए, 54 यहां बढ़ दिए और 86 यहां बढ़ दिए। एंड दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल मेटल्स या क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा, ये तो हमने ये चीज पढ़ ली, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर की चीज ये देखी, अब सेकंड नंबर की चीज हम देख रहे हैं बच्चों, भौतिक गुणधर्म। मेरा भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखने वाले 1 by 1 जितने भी हैं हम इनकी एक साथ देख लेंगे, ठीक है। पहली चीज देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, परमाणु आकार। देख लो तुम मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, फालतू में बदनाम करते हो मेरी राइटिंग बेकार है, कैसे जाओगे तुम अगले घर। एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज बोल लो, परमाणु आकार बोल लो, परमाणु त्रिज्या बोल लो, व्हाटएवर यू कैन से दैट, ठीक है। अब ये परमाणु आकार होता क्या है, सीधी सी बात है यार कि परमाणु जो भी एटम है उसका साइज कितना है और वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है तुम्हारे, सब शेल्स है, शेल्स है, यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक साइज। नाभिक से लेकर बाह्य समकक्षीय इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु आकार। अब ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पे परमाणु आकार में क्या, एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ने वाला है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। यार इसमें एक पीरियड आ रहा है, इसमें 2 पीरियड आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो 7 पीरियड का मतलब 7 शेल और 1 पीरियड का मतलब 1 शेल। किसका साइज बड़ा होगा, डेफिनेटली 7th वाले का। तो मुझे ये चीज तो समझ आ गई, जो एटॉमिक साइज है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा बच्चों, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, बढ़ेगा। तो अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, क्या मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फ्रेंशियम। ये जो है बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाएगा। फ्रेंशियम बड़ा हो जाएगा, लिथियम छोटा हो जाएगा। दूसरा देखो परमाणु आकार एटॉमिक साइज के बाद में, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी। अब ये देखो आयन एंथैल्पी होती क्या है, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी पोटेंशियल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयनन एंथैल्पी। अब देखना जरा ध्यान से, आयनन एंथैल्पी जो है ये क्या होती है। देखो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल है। भाई न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे तरीके से खींच रहा है तो उसको निकालना मुश्किल, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जहां न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्शन है, वहां से आसानी से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है और यहाँ कम है। तो
तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों, सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब हम इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, राइट। अब देख लिया जाए जरा वीडियो कितनी बन रही है, बन भी नहीं रही है। तो अब ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने का मतलब ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, हमारा ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम की ज्यादा, सोडियम की कम, पोटेशियम की और भी कम, रुबिडियम की और भी कम, सीजियम की और भी कम, फ्रेंशियम की और भी कम। ये सूगला है फ्रेंशियम। थर्ड देखो, थर्ड चीज देखो बच्चों, थर्ड चीज आयनन एंथैल्पी भी हो गई। अब देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, मकता है ये, बेगर है। इंग्लिश में मकते को क्या बोलते हैं, बेगर। मकता बोले तो भिखारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ये होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब एक साइड इधर सूगला है, एक साइड इधर सूगला है। जो इन दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक सहसंयोजी बंध में जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। अब इसको हम कैसे डील करने वाले, देखो जितना ज्यादा, सेम ये रीजन है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही ज्यादा होगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी। दैट मींस टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, डिक्रीज। और यहां मैं इसमें लिख रहा हूं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, समझ गए सेम ऑर्डर का मतलब, ऐसा वैसा। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का देखो बच्चों, घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व या फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है, देखो डेंसिटी डी बराबर होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम। अब इसकी कहानी पहले सुनना तुम जरा ध्यान से। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे मास इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां से दो रिलेशन बन रहे हैं, डी इज इक्वल्स टू डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m, और दूसरा d इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। समानुपाती है, समानुपाती यार बच्चों। अब देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है, राइट, एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों रिलेशन से देखा जाए तो मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है हाँ, और डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब हम किसकी बात माने, एक ये चीज बता रहा है, एक चीज ये चीज बता रहा है, तो हमको बात माननी पड़ेगी बच्चों मास की, क्योंकि मास जो है वॉल्यूम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो मास है वो मास क्या होता है, जैसे इसका 1 है, डबल कर दो, इसका डबल कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो, तो मास और वॉल्यूम की कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई हम किसकी बात मानेंगे, मास की। तो दैट मीन्स मास जो है वॉल्यूम पे डोमिनेट कर जाएगा, और हम मास की बात मानेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। और डेंसिटी, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं सबको, ठीक है, ये लिख लेना तुम। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ऐसी बात करूं कि टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इंक्रीज हो रहा है तो इसका ऑर्डर लिख देते हैं एक बार। इंक्रीज हो रहा है तो इसका ऑर्डर लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और फिर क्या लिख देंगे हम, फ्रेंशियम, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नाम की चीज है। केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के कैसे पॉसिबल है भाई, यहां एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन क्या आएगा देखना जरा ध्यान से। लिथियम, सोडियम आगे चल जाएगा और पोटेशियम पीछे आ जाएगा, बाकी सब सेम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ऐसा नहीं होता और ऐसा होता है। रीजन भी है कि ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होने का कारण है, देखो पहली बार हमने पोटेशियम में
पोटेशियम कहाँ आ रहा है, यहाँ फोर्थ पीरियड में आ रहा है, और फोर्थ पीरियड में हम पहली बार डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिससे साइज जो अब नॉर्मल होने लग जाता है और उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है और सोडियम का ज़्यादा हो जाएगा। ये एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें तो हो गई, अब दो चार चीज़ें और देख लेते हैं सुगली सुगली सी, बस फिर आगे कहानी देखेंगे। अब देखो फोर्थ नंबर का 5 नंबर का है अपचायक गुण। अपचायक गुण इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बोल लो या पावर बोल लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, रिड्यूसिंग पावर। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनके सबके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 है। तो इन सबके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, त्यागेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉनों को त्याग, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, या फिर क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इनका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा, कोई ना कोई तो गेन करेगा उसको, तो उनका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन।